दोस्तों 13 दिन के चुनाव की लड़ाई के बाद राजेश पायलट भरतपुर के लोगों के आशीर्वाद से तथा श्रीमती गांधी के नेतृत्व में संसद तक पहुंचे। राजेश पायलट का उस द्वार में प्रविष्ट होने का सपना साकार हो गया जिससे इस देश के महान नेता संसद भवन में दाखिल हुए थे। ये भवन करोड़ों भारतीय नागरिकों की आशाओं का प्रतीक है। ये वो अद्वितीय भवन है जिसमें समूचे देश के प्रतिनिधि बैठते हैं तथा भिन्न भाषाओं और भिन्न स्वरों में अपनी अपनी बात कहते हैं, जिन्हें कुल मिलाकर भारत की वाणी कहा जा सकता है। इसका केंद्रीय हॉल 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में स्वाधीनता के आगमन का साक्षी है। केंद्रीय हॉल की दीवारें इस ऐतिहासिक अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के कंठ से उच्चरित स्वर को आज भी प्रतिध्वनित करती प्रतीत होती है। हॉल का प्रत्येक स्तंभ किसी न किसी विशेषता की ओर संकेत करता है। दोस्तों, राजेश पायलट का ये स्वप्न था कि संसद के मुख्य द्वार में प्रवेश करें। वायुसेना में कमीशनधारी अफसर के रूप में उन्हें कई बार सैल्यूट मिला था, किंतु इस बार द्वार पर जो सैल्यूट मिला वो अधिक उत्तरदायित्व तथा आने वाले भारी संघर्ष का घोतक था। सदन में वरिष्ठ सदस्य होने के नाते जगजीवन राम ने स्पीकर के रूप में उन्हें शपथ दिलाई। उन्होंने शपथ हिंदी में ली और उस मार्ग पर चल पड़े जो अधिक उज्जवल तथा समृद्ध भारत की ओर ले जाता था। दोस्तों, यही राजेश पायलट का उद्देश्य था। ये ठीक है कि राजेश पायलट ने अपने संसदीय तथा राजनीतिक अनुभवों की व्याख्या कुछ पंक्तियों में नहीं कर सकते, किंतु इतना जरूर कह सकते हैं कि यदि कोई संसद सदस्य अपने कार्य को ईमानदारी से करना चाहे तो उसमें चुनौतियां भी हैं और उपलब्धियां भी। दोस्तों, राजेश पायलट ने कहा कि मैंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय कर रखा था और इसलिए संसद में प्रविष्ट हुआ था। शुरू में उन्हें संसद में बोलने का अवसर नहीं मिला क्योंकि राजेश पायलट केवल हाथ उठाकर स्पीकर का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करने का यत्न करते रहे। दोस्तों, राजेश पायलट ने एक अनुशासित सदस्य की तरह आचरण करने का पूरा प्रयास किया। 3 महीने के बाद उन्हें कुछ प्रवर सदस्यों ने बताया कि बोलने का अवसर पाने के लिए उन्हें चिल्लाना और अपनी बारी के लिए लड़ना पड़ेगा। दोस्तों, केवल हाथ उठाने से उन्हें बोलने का कभी अवसर नहीं मिलेगा। इसी सुझाव के बाद उन्होंने स्पीकर महोदय बोलना शुरू किया, तभी वे स्पीकर के ध्यान को आकृष्ट कर सके और महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में अपने विचार एवं सुझाव स्पीकर के सामने प्रस्तुत कर सके। उन्होंने रक्षा संबंधी चर्चाओं पर तथा राष्ट्रीय दृष्टि के महत्वपूर्ण अन्य सामान्य वाद विवादों में भाग लिया। उन्होंने किसानों तथा भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित मामलों में विशेषज्ञता प्राप्त करने का निश्चय किया और इन्हीं 2 विषयों में विशेष रुचि लेते रहे। जब राजेश पायलट राजनीति में प्रविष्ट हुए तो उन्हें लगा कि देश की राजनीतिक आचरण का ह्रास होता जा रहा है। इसमें स्पष्ट ही राष्ट्रीय चरित्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है और ऐसी स्थिति में किसी भी राष्ट्र के लिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन हो जाता है। दोस्तों, राजेश पायलट ने महसूस किया कि देश की राजनीतिक आचरणों को सुधारने के लिए 2 बातों की ओर ध्यान देना आवश्यक है। पहली, एक दल को छोड़कर दूसरे में जाना और ऐसा करने के लिए अथवा ऐसा करने के फलस्वरूप लाभ प्राप्त करना। दल बदल में कभी कभी रुपया भी चलता है। और दूसरी ये कि राजनीतिक अथवा किसी क्षेत्र के प्रतिनिधि का रिकॉर्ड दोषरहित होना चाहिए ताकि उसकी ईमानदारी को चुनौती न दी जा सके, क्योंकि जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक जीवन को अपनाता है तो उसका जीवन अपना नहीं रहता, सार्वजनिक संपत्ति बन जाता है। अतः
उन्होंने संसद में 2 विधेयक प्रस्तुत करने का निश्चय किया। पहले का उद्देश्य दल बदल को अवैध करार देना था, दूसरे का प्रत्येक सदस्य के लिए अपनी संपत्ति की घोषणा को अनिवार्य बनाना। ये घोषणा उसे संसद सदस्य बनने पर तथा तदोपरांत सदस्यता के दौरान प्रत्येक वर्ष करनी थी। उनके दोनों विधेयक संसद में प्रस्तुति के लिए स्वीकार कर लिए गए, किंतु दुर्भाग्य से एक ही विधेयक पर विचार विमर्श हो सका और वो था संसद सदस्यों द्वारा अपनी संपत्ति की घोषणा करना। उस पर 8 घंटे तक चर्चा हुई, किंतु वो पास न हो सकी। इससे उन्हें वास्तविक दुख हुआ, किंतु उन्होंने आशा का दामन नहीं छोड़ा। उन्होंने निश्चय किया कि वे देश की राजनीति के चरित्र को अपेक्षाकृत अधिक स्वच्छ बनाने के लिए भरसक प्रयत्न करते रहेंगे। दोस्तों, उन्होंने ये भी नोट किया कि संसद में भी वाद विवाद का स्तर उतना ऊंचा नहीं है जितना कि 15 वर्ष पहले, जब लोग राजनीतिक हित को राष्ट्रीय हित से अधिक महत्व नहीं देते थे, जैसा कि वे अब करते हैं। ये हमारे देश के लिए बहुत बुरा है, किंतु आशा की झलक भी दिखाई पड़ती है जब हम ये देखते हैं कि अधिकांश सदस्य तथ्यों को प्रस्तुत करने तथा राष्ट्रहित के लिए लड़ने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, गत 8 वर्षों में संसद में राजेश पायलट का अनुभव सुखद रहा। सदस्य संसद में कई मामलों पर एक दूसरे से झगड़ते थे, किंतु संसद के बाहर अथवा केंद्रीय हॉल में चाय पीते समय उनमें सौहार्द का संबंध बना रहता था। आधा घंटे के अंतराल के बाद वे फिर वाद विवाद में एक दूसरे को पराजित करने में जुट जाते थे। इससे सचमुच प्रसन्नता होती थी और पता चलता था कि एक संस्था के रूप में संसद देश को संगठित बनाए रखने में सहायता करती है। उन्हें वरिष्ठ सदस्यों के महाचर्य का सौभाग्य प्राप्त था, जिसमें से कुछ तो संसद के प्रारंभ से ही उनके सदस्य थे। वहाँ उनके जैसे युवकों की संख्या भी काफ़ी थी, जिन्होंने उनकी तरह इस सम्मानीय संसद में पहली बार प्रवेश किया था। दोस्तों, अतः उन्हें उत्तेजना और अनुभव दोनों ही काफ़ी मात्रा में मिले। नए सदस्यों के भावुक भाषणों को सुनकर बड़ा मजा आया था और अनुभवी लोगों के भाषण भी रोचक होते थे, जिनमें थोड़े ही शब्दों में मूल्यवान अनुभव था। दोस्तों, राजेश पायलट ने कहा कि हमें आशा थी कि युवकों और बड़ों का ये सम्मेलन तब तक जारी रहेगा जब तक नई पीढ़ी देश के निर्माण के कार्य को संभालने में समर्थ नहीं हो जाती। इस अवधि में बहुत से महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए और कई लाभप्रद निर्णय किए गए। दोस्तों, राजनीतिक कार्यों के संबंध में उन्हें समूचे देश का दौरा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आम चुनाव के बाद अन्य चुनावों में भी कार्य करने का अवसर मिला। उन्हें उत्तर प्रदेश, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, राजस्थान तथा हरियाणा में विशेष रूप से पर्यवेक्षक के रूप में भेजा गया। ये उनका सीखने का समय था और उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में इस अनुभव से पूरा लाभ उठाया। राजेश पायलट ने देखा कि देश में चुनाव प्रक्रियाओं में बहुत सी त्रुटियां हैं, जिन्हें स्वतंत्रता के 40 वर्षों में दूर कर दिया जाना चाहिए था। कुछ राज्यों में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां कमजोर वर्ग अब भी अपने मताधिकारों का प्रयोग स्वतंत्रता से नहीं कर सकते। दोस्तों, 1980 के विधानसभा के चुनावों में वे पश्चिम उत्तर प्रदेश में रहने वाले कुछ ग्रामीणों से मिले। वे उनके पास आए और बोले, पायलट साहब, ये पहली बार है जब हमने चुनाव में मतपत्र देखा है। चुनावों में अब भी कई स्थानों पर जिसकी लाठी उसी की भैंस का सिद्धांत चलता है। यह जनता के प्रतिनिधियों के लिए शर्म की बात थी कि हम इन घटनाओं को वास्तव में रोक नहीं सके। एक और बात जो उन्होंने देखी वो ये है कि राजनीतिक पार्टियों में कुछ लोग इस तरह आचरण करते हैं कि लोग उनकी ओर आकर्षित हों अथवा वे सत्ता को हथिया सकें। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऐसा करते समय वे राष्ट्रहित की निश्चय ही अनदेखी करते हैं। राजेश पायलट ने कहा कि मेरे विचार है कि कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने की संभावना होते हुए भी यदि हम पिछड़ गए हैं तो उसके कारणों में
से ये भी एक कारण है। एक अन्य महत्वपूर्ण कारण जिससे देश की प्रगति पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है वो है जीवन के सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार की व्यापकता। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के लिए दूसरों को दोषी ठहराता है। जनता राजनीतिक लोगों तथा नौकरशाहों को दोष देती है तथा ये लोग जनता को देश की इस बीमारी को ना तो अकेली सरकार समाप्त कर सकती है और ना ही जनता स्वयं। इसके लिए सभी संबंधित लोगों को मिलकर प्रयास करना होगा। लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधियों को विशेष भूमिका निभानी होती है। उन्हें चाहिए कि वे सार्वजनिक जीवन में नैतिकता के उच्च स्तरों को स्थापित करें ताकि नागरिक उनका सही दिशा में अनुसरण कर सकें। संसद में उन्होंने जो 2 विधेयक प्रस्तुत किए थे इसी इच्छा के संकेत थे। दोस्तों, राजेश पायलट ने यह भी देखा कि नागरिकों का एक ऐसा वर्ग भी है जो कहीं काम नहीं करता। उनका ना तो कोई उद्योग धंधा है, ना जमीन, वे किसी एजेंसी से भी संबंधित नहीं है और तब भी वे सरकार और जनता के बीच बाड़ का काम करते हैं तथा राजनीतिज्ञों और आम लोगों के बीच मध्यस्थ बने फिरते हैं। उनकी किसी दल के प्रति निष्ठा नहीं है। जो दल भी सत्ता में आता है वे उसी का गुणगान करने लगते हैं और पराजित दल के आलोचक बन जाते हैं। वे प्राय राजनीतिज्ञों के आसपास घूमते दिख पड़ते हैं, कारों में घूमते हैं, खूब फिजूल खर्ची करते हैं। और राजेश पायलट ने कहा कि मेरा विचार है कि हमारी समस्त धनराशि का आधा भाग ऐसे ही लोगों के हाथों में चक्कर काटता रहता है। ये वही लोग हैं जिनकी नौकरशाहों के साथ मिलीभगत रहती है और जो अपने राजनीतिक संबंधों तथा भ्रष्ट तरीकों के प्रयोग से उनकी तब्दीलियां कर जाते हैं। जब तक राजनीतिज्ञ ऐसे लोगों को अपने से दूर नहीं रखेंगे, उनके लिए देश के विकास में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में आशा करना व्यर्थ होगा। दोस्तों, पहले राजनीति में वही लोग प्रविष्ट होते थे जिनकी पृष्ठभूमि सम्मानजनक होती थी तथा जो समाज सेवाओं की भावना से प्रेरित होते थे। किंतु दुर्भाग्यवश आजकल अधिकांश लोग राजनीति में इसलिए प्रवेश करते हैं कि वे सत्ता हथिया सकें तथा वित्तीय एवं अन्य लक्षणों के लिए उसका दुरुपयोग कर सकें। सभी राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे ऐसे लोगों की सदस्यता पर प्रतिबंध लगा दें तथा जनता भ्रष्ट प्रत्याशियों को वोट ना दे, चाहे वे किसी भी दल से संबंधित हों। हम सांप्रदायिकता के विरुद्ध बोलते जरूर हैं, किंतु सभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों का चयन जाति तथा संप्रदाय के आधार पर करते हैं। जब सरकार का गठन होता है तो मंत्रालयों का वितरण भी जाति, संप्रदाय तथा धर्म की दृष्टि से किया जाता है। जब इन तत्वों को दिन प्रतिदिन अधिक महत्व दिया जा रहा है तो देश में धर्मनिरपेक्षता का प्रचार करना बहुत कठिन हो गया है। दोस्तों, इस प्रकार राष्ट्रीय समन्वय कमजोर होता जा रहा है और यदि ये प्रक्रिया जारी रही तो देश ऐसी अवस्था में पहुंच जाएगा जब राष्ट्रीय समन्वय केवल नारा बनकर रह जाएगा। दोस्तों, राजेश पायलट ने कहा कि मुझे आशा है कि ऐसा नहीं होगा, किंतु आज जब प्रादेशिक भावनाएं उभर रही हैं, सांप्रदायिकता शिखर को छूने लगी है, राजनीतिक दल सत्ता के पीछे भाग रहे हैं, सौदेबाजी खुलेआम हो रही है, समाज विरोधी तत्व सिर उठा रहे हैं और देश एक नाजुक दौर में से गुजर रहा है, तो दशकों विघटन से बचाने के लिए प्रत्येक नागरिक को अपना कर्तव्य सतर्कता से निभाना होगा। नागरिकों को पुनः आज़ादी से पहले की भावनाओं को जागृत करना होगा, जब कोई भी सत्ता प्राप्त करने की बात नहीं सोचता था, बल्कि प्रत्येक नागरिक एक मात्र उद्देश्य देश के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करना था। महात्मा गांधी के आह्वान का उत्तर देते समय किसी ने संप्रदाय अथवा धर्म की बात नहीं सोची थी। दोस्तों, भारत की स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए सारा देश एक ही दिशा में चल पड़ा था, किंतु ये भावना मिटती जा रही है और राष्ट्रीय चेतना तेजी से नष्ट हो रही है। राजेश पायलट ने कहा कि मैं
समझता हूं कि इस स्थिति के लिए राजनीतिक पार्टियां उत्तरदायी हैं। आज राजनीतिक दलों का संगठन किसी आदर्शों के लिए नहीं बल्कि जाति संबंधी तथा अन्य कारणों अथवा कुछ लोगों के मेल से किया जाता है ताकि सत्ता को हथियाया जा सके। राजनीति में ये प्रवृत्ति सही नहीं है। राजनीति को प्रेरणा आदर्शों से मिलनी चाहिए, स्वार्थों से नहीं। यदि राजनीतिज्ञों में सुधार नहीं होता तथा राजनीतिक दल अपने तौर तरीके नहीं बदलते तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी क्षमा नहीं करेंगी तथा इतिहास में ये शब्द बड़े बड़े अक्षरों में लिखे मिलेंगे कि इस पीढ़ी ने कठोर परिश्रम से प्राप्त स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं की थी। दोस्तों, राजेश पायलट ने पिछले अध्याय में जो कुछ कहा वे उनके राजनीतिक जीवन के केवल 8 वर्षों के अनुभव पर आधारित है। एक साधारण व्यक्ति के रूप में उन्होंने बहुत बड़ी आशा तथा दृढ़ निश्चय से राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया था। दल विशेष से संबंध होते हुए भी यहाँ उन्होंने अपने निजी विचार तथा भावनाओं का स्पष्ट उल्लेख किया है। दोस्तों, राजेश पायलट ने कहा कि मैं केवल ये आशा करता हूँ कि इस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए कुछ अच्छे परिपक्व तथा ऐसे जिम्मेदार युवक आगे आएंगे जो आदर्शों से प्रेरित होंगे तथा जो राजनीति में इसलिए प्रवेश करेंगे ताकि वे अपने पूर्वजों महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, शहीद भगत सिंह तथा सुभाष चंद्र बोस के भारत को आधुनिक बनाने के सपन को साकार कर सकेंगे। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम सबको एकजुट होकर काम करना होगा। दोस्तों, 1984 में राजेश पायलट ने राजस्थान के दौसा से 8वीं लोकसभा का चुनाव लड़ा और दूसरी बार जीत हासिल की। दर्शकों, 1985 से 1989 के दौरान राजेश पायलट ने भारत सरकार के केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री के रूप में कार्य किया। 1987 में पायलट ने जय जवान जय किसान ट्रस्ट की स्थापना की। 1991 में पायलट ने 10वीं लोकसभा का चुनाव लड़ा और तीसरी बार जीत हासिल की। दोस्तों, 1991 से 1993 के दौरान वो भारत सरकार के दूर संचार मंत्री बने। 1992 से पायलट कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC के सदस्य बने। उन्होंने 1993 से 1995 तक भारत सरकार के आंतरिक सुरक्षा मंत्री के रूप में भी कार्य किया। दोस्तों, 1995 से 1996 के दौरान राजेश पायलट ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के रूप में कार्य किया। 1996 में वो 11वीं लोकसभा के लिए चौथी बार चुने गए। 1996 से 1997 तक राजेश पायलट ने रक्षा समिति में सदस्य के रूप में कार्य किया। 1998 में वो 12वीं लोकसभा के लिए 5वीं बार चुने गए। दर्शकों, 1998 से लेकर 1999 तक उन्होंने रक्षा समिति और उसकी उप समितियों में सदस्य के रूप में कार्य किया। सलाहकार समिति रक्षा मंत्रालय। 1999 में राजेश पायलट 13वीं लोकसभा के लिए 6ठी बार चुने गए। दोस्तों, ये राजेश पायलट का डेकोरम, ये राजेश पायलट की लोगों के बीच एक कमिटमेंट ये आपको दिखाता है कि एक ऐसा नेता कि जो दूसरे क्षेत्र से आया राजनीति के अंदर और लगातार 6ठी बार देश की संसद पहुंचे। दोस्तों, 1999 से 2000 में अपनी मृत्यु तक उन्होंने लोक लेखा समिति में सदस्य के रूप में कार्य किया। दर्शकों, भारत के अंदर भारत के समाज के लोगों के सामने आया फिर वो एक काला दिन, जिस दिन 11 जून 2000 को 55 वर्ष की आयु में राजेश पायलट की जयपुर के पास एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। हमने आपको भारत के अनोखे नेता स्वर्गीय राजेश पायलट के पूरे जीवन के, उनके संघर्ष की गाथा एक एपिसोड से लेकर 10 एपिसोड तक हमने आपको बताया कि उनका जीवन कैसे संघर्ष में रहा और किन किन परिस्थितियों से निकलकर वो देश की संसद तक पहुँचे।
दोस्तों, राजनीति में उन्होंने अपना एक अलग मुकाम बनाया था। ऐसे नेता सदियों में कभी ही पैदा होते हैं। दोस्तों, अब आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।